हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर जो है ग्रेविटेशन चल रहा है। तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए। सबसे पहला कैप सेंट्रिपिटल फोर्स, देन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देन वी डिस्कस न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भी सीखते हैं। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इज अर्थ एक्सर्टिंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल। तो हम सब इसका जवाब जानते हैं। अर्थ क्या, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड दिस वाज सेड बाय न्यूटन इन हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ आंसर यस है, अर्थ फोर्स लगा रहा है बॉल पर। तो अगला सवाल ये होगा कि उस बॉल पर क्या असर होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉल। तो आप कहेंगे सर द बॉल विल फॉल। अब इसी जवाब को दूसरी जबान में कहे तो इस बॉल की शुरू में वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर मैंने इसको रोके रखा है ऊपर, मेरे हाथ में है मान लेते हैं। अब जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन देखने मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं द बॉल विल फॉल, और हम ये कह सकते हैं द बॉल विल एक्सेलरेट। ये ज्यादा बेहतर जवाब होगा। अब क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ, तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका सिंबल स्मॉल जी होता है नॉर्मली। याद रखिए एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से ही होता है। ये हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू ma, फोर्स से एक्सेलरेशन होता है। एक बाइक रखी हुई है, आपको उसे एक्सेलरेट करना है, चाबी नहीं है तो भी एक्सेलरेट करने का तरीका है, आप धक्का दे दो, यू पुश इट। आपने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स से एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ ये बॉल खुद ब खुद नीचे नहीं गिर रहा है, कोई तो फोर्स है जो उसे एक्सेलरेट कर रहा है। तो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसीलिए इस पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम ए के बजाय जी कहेंगे। याद रखिए जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो हम सिंबल ए इस्तेमाल करते हैं, जो हम नाइन्थ में करते थे। और जब वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में, तब हम सिंबल जी यूज करेंगे। और उस वक्त एक्सेलरेशन का एक खास नाम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो फोर्स अर्थ लगा रहा है उसे हम एम ए कहने के बजाय एम जी कह देते हैं। अब थोड़ा सा और इज्जत में नाम लेते हैं, माँ बोलने के बजाय हम कहेंगे माँ जी। तो यहाँ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल इज द मास ऑफ द बॉल एंड द एक्सेलरेशन ऑन द बॉल। फोर्स का यही फॉर्मूला होता है। एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बॉक्स है, उस पर कितना आप फोर्स लगाते हो तो वो दो चीजों से पता चलता है, इसका मास कितना है और ये कितना एक्सेलरेट होता है। तो फॉर्मूला नॉर्मली होता था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना आपको एक्सेलरेशन दिखने मिलता था। तो ये आइडिया था बेसिक। कुछ और सवाल भी सुन लीजिए यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है बॉल पर? तो अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो नीचे की तरफ है उसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। नॉर्मली जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाता है। बाइक को मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ वो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। नॉर्मल सिनेरियो में यही देखने मिलता है। अब हम साबित करते हैं जी का फॉर्मूला, या डिराइव करते हैं जी का फॉर्मूला, देखते हैं क्या बन सकता है। तो सो फार आपको फोर्स का एक फॉर्मूला समझ में आया, F इज इक्वल टू एम जी। एक और फॉर्मूला, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नाइन में पढ़ा हुआ है। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लेते हैं जो अर्थ का मास होगा ना, अर्थ का मास, उसे मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ, स्मॉल कैपिटल एम। और जो इस छोटे से बॉल का मास है उसे मैं स्मॉल एम मान लेता हूँ, बॉल के मास को। So let the mass of the two objects be बड़ा m and छोटा m। तो m1 m2 लिखने के बजाय मैं बड़ा m छोटा m लिख देता हूँ। और जो d होता है, d उन दोनों का डिस्टेंस होता है, और हम सब जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है।
सेंटर टू सेंटर निकाला जाता है। तो मान लेते हैं अर्थ का जो सरफेस तक डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कुछ हाइट तक बॉल होगा, सरफेस से कुछ ऊंचाई पर होगा। तो जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस एच कहलाया जा सकता है। इसको शॉर्ट में नॉर्मली एकदम शॉर्ट में r बोल देते हैं, r प्लस एच को r कह दिया जाए। तो d के बजाय डिनोमिनेटर में हम r लिख देते हैं, तो वो r स्क्वायर हो जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है लिखने का। फिर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, इफ वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, तो आप देख सकते हैं दोनों के LHS में F है यानी कि फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल है। mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ m और m कैंसल आउट हो जाएंगे, तो g का फॉर्मूला बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसका एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर ही हो, मतलब कुछ हाइट पर ना हो बल्कि यहीं पर हो, यहीं पर, तो उस वक्त जो उसकी दूरी होगी वो ज्यादा दूर नहीं बल्कि अर्थ के रेडियस के बराबर ही होगी, मतलब कुछ और हाइट नहीं होगी, डिस्टेंस तो अभी भी बहुत है। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा जी का, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इधर जो फॉर्मूला हमने लिखा है जी का, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, वो जो पहला फॉर्मूला था। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। फोर्स के दो फॉर्मूलेज हम जानते हैं। एक फॉर्मूला न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से था, वो ये था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है तो ए के बजाय जी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी अभी हमने इस साल एक और फोर्स का फॉर्मूला देखा, वो जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर था। m1m2 के बजाय जो हम मासेस ले रहे हैं, अब इस बार बड़ा एम और छोटा एम लिख रहे हैं, वो हमारी मर्जी है। आसान भी है याद रखना ना, बड़ा ऑब्जेक्ट है अर्थ तो उसके मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दो, याद रखने में हमारी आसानी होगी। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करते हैं तो m कट जाता है और g का फॉर्मूला मिलता है। अब डिनोमिनेटर में देखो दो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो हम छोटा r लिख सकते हैं। ये छोटा r क्या है, तो ये दो चीजों से बना है। आधा कुछ हिस्सा तो उसका अर्थ का रेडियस होगा और ऊपर का हिस्सा उस बॉल की हाइट होगी, सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है। तो या तो डायरेक्ट छोटा r लिखो या r प्लस एच लिख दो, उसको एक्सपांड करके लिखो। और अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही है, जैसे आप सरफेस पर खड़े, तो आपको प्लस एच लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, तो वो सीधा r बड़ा r स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के और कॉन्सेप्ट सीखने से पहले कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं जो आगे रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए एक प्लेन ले लेते हैं। प्लेन इनिशियली रेस्ट पर है या रुका हुआ है हवा में। तो क्या आप बता सकते हैं इसकी इस वक्त वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसे u से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ी देर बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 10 हो गई, तो उसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाएगा, जिसे v से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर ये करने के लिए उसे 5 सेकेंड लगे तो ये हमारा टाइम टेकन होगा। तो क्या आप बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। चेंज कैसे निकालते हैं? तो चेंज हमेशा माइनस करके निकलता है। जैसे आज मेरे पास 10 रुपए है, कल मैं अमीर हो गया 100 रुपए हो गए, तो कितना बदला, कितना चेंज आया, ये कैसे पता चलेगा? माइनस करके 100 में से 10 को माइनस कर दो। बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी कितनी चेंज हुई तो आप माइनस कर देंगे आगे वाले में से पीछे वाले को, और आप टाइम से कंपेयर कर रहे हो यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी में चेंज 10 का आया 5 सेकेंड में, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तरीका होता है एक्सेलरेशन निकालने का। क्या बताता है एक्सेलरेशन? आसान जुबान में, वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है, ये एक्सेलरेशन होता है। इतना काफी है फिलहाल के लिए। हम जो एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी निशानी जी है। अगर बॉल नीचे की तरफ गिरेगा ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव साइन रखेंगे। और अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं,
यानी ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह यह है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होने पर साइन चेंज होती है। वेक्टर्स में डायरेक्शन बदलता है तो साइन चेंज होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँ 5 मीटर है, रिटर्न अगर आऊँ उसी डायरेक्शन में तो अब मुझे -5 लिखना पड़ेगा। कुछ बातें हम जानते हैं पहले से, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी तो समझ में आ रहा है ना सबको कि वेक्टर क्यों है। वेक्टर उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसमें डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन नॉर्मली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, तो देयर इज सम डायरेक्शन, इसीलिए एक वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन उसका बदले, जैसे बॉल नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा। और अगर हम बॉल को ऊपर भेजे तब भी तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन वो ग्रेविटी के खिलाफ हो रहा है, उसमें डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आप ज़हन में रखिए, ठीक है। नाउ सो फार वी नो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये भी पता चला कि उसका फॉर्मूला क्या है। अब उसकी वैल्यू देखते हैं। अर्थ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देखिए। सपोज देयर इज सम ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट जो है आप है, मान लेते हैं आप सरफेस पर है, तो जो जी का फॉर्मूला होगा वो जी एम अपॉन, यहाँ जो एम है कैपिटल एम अर्थ का मास होगा, अपॉन क्या लिखना चाहिए, छोटा आर बड़ा आर, क्या लिखना चाहिए मुझे, तो यहाँ डायरेक्टली बड़ा आर लिख देना चाहिए। सीधा जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा क्योंकि आप चिपके हुए हैं। हाँ, कुछ और हाइट पर होते हैं तो वो हो जाता बड़ा आर प्लस एच, जो तब हम लिख सकते थे छोटा आर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। जी की तो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का मास हो जाता है 6 इंटू 10⁻24 kgs, और अर्थ का रेडियस जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 होता है, उसका स्क्वायर कर दें। अब इसमें जब हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे, अभी आप मत पूछिए कि कैसे आया कहाँ से आया, फिलहाल भरोसा करिए, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9.77 होगी, जिसको राउंड ऑफ करके हम 9.8 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर ये होता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि जैसे ये मार्कर पेन है, इसको मैं अगर नीचे छोड़ दूं, मुझे क्लास की याद आ रही है इसलिए मार्कर निकल रहा है मुझसे, तो अगर मैं इसको नीचे छोड़ दूं तो इसकी स्पीड क्या होगी, अर्थ पर नीचे छोड़ रहा हूं, तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर 9.8, क्यों, क्योंकि ताजा ताजा सीखा है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वेलोसिटी 9.8 नहीं है। इसी सवाल को थोड़ा सा और आसान जबान में समझिए। जैसे मैं ऊपर से बॉल छोड़ रहा हूँ, तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, 3 अलग अलग लोकेशन पर उसकी स्पीड कुछ ऐसी है कि पहले 1 सेकेंड में बॉल जो है 10 की स्पीड पकड़ लेता है, अगले 1 सेकेंड में और स्पीड 10 से बढ़ती है। और ये बहुत सिंपल सी बात है कि जितना डिस्टेंस अर्थ से कम होते जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, जानते हैं ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, डिस्टेंस कम होने से आकर्षण बढ़ता है, और फोर्स ज्यादा होने पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मतलब तेजी से नीचे आएगा, तो स्पीड तो नीचे आते आते बढ़ेगी। अगर मैं इनिशियल पीरियड में चेक करूं, जैसे अगर मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है और यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो 10 हो गई, तो क्या आप बता सकते हैं इस हिस्से में, यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से में एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10 माइनस 0 अपॉन 1, एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन ए के बजाय जी होगा क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है। चलिए सेकेंड सिनेरियो में आप बताइए क्या एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब उस वक्त हम इस बॉल की वेलोसिटी को इनिशियल मान लेंगे और इसको फाइनल मान लेंगे। तो अब जो जी होगा वो 20 माइनस 10 अपॉन 1 होगा, जो फिर से आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन हर बार 10 का हो रहा है, स्पीड 10 की नहीं है। तो मैं सवाल फिर से कहता हूं कि इस पेन को जब मैं नीचे छोड़ता हूं
तो अब इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी 0 है। 1 सेकेंड बाद कितनी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से बढ़ेगी, एक्यूरेटली 9.8 9.77 से बढ़ती है। आसान जुबान में मैं 10 बोल रहा हूँ। फिर 1 सेकेंड बाद 20, फिर 1 सेकेंड बाद 30 की स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड तो बढ़ रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ा गया तो उसकी स्पीड क्या है, तो बोलना नहीं मालूम, सच्ची में नहीं मालूम। हाँ, स्पीड पता करने के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए। तो आप पूछो कि कौन से टाइम पर, कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, तो आप बता सकते हैं स्पीड क्या है। किसी ने पूछा एक्सेलरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन अर्थ पर 9.8 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। तो कभी ये नहीं सोचना कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है तो 9.8 की स्पीड से गिरता है, ना ना ना, 9.8 उसकी स्पीड नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। यानी हर सेकेंड में उसकी स्पीड 9.8 से बढ़ रही है, उसके मल्टीपल्स होते जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेटली जो मैंने 10 से बढ़ाकर दिखाया। तो यहाँ हमें दो बातें समझ में आई। पहली ये कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, सरफेस पर, हाँ, हाइट पर नहीं, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और उसका मतलब क्या होता है वो भी देखा, उसका सेंस क्या बनता है। तो इससे समझ में आया कि हर सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड लगभग 10 से बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए आपको 400 साल पीछे जाना पड़ेगा। शहर का नाम पिज़ा है, कंट्री इटली है। वहाँ एक बहुत फेमस टावर है जिसे लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कहा जाता है। उस टावर पे गैलीलियो, नाम तो सुना होगा, वो दो स्टोन्स लेके चला गया। एक हैवी था और एक लाइटर था, एक बड़ा और एक छोटा। और उसका ये दावा था कि दोनों ही स्टोन्स एक ही स्पीड से नीचे जाएंगे, दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा। और यकीनन ऐसा ही हुआ। आमतौर पे जब पूछा जाता है स्टूडेंट से इनिशियल लेवल पर कि कौन सा स्टोन नीचे पहले गिरेगा, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हल्का, कुछ बच्चे कहेंगे भारी वाला। बट यकीन मानिए दोनों ही स्टोन्स एक ही स्पीड से नीचे जाते हैं, दोनों में एक्सेलरेशन सेम होता है। बोलना हम ये चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट के मास से कोई ताल्लुक नहीं होता है। I repeat once again, acceleration due to gravity is independent of the mass of the object. अब ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। फिजिक्स की हर बात का एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है, और इस बात का एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी होता है, तो ये तो है। मास ऑफ द प्लैनेट है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, बड़ा आर छोटा आर जो भी हो सकता है जिस भी हाइट पर होगा, ये सारी चीजें हैं। एक चीज नहीं है इसके फॉर्मूले में, वो है एम। ये कहीं नहीं दिख रहा हमें। एम क्या होता है, छोटा एम ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो अगर वो फॉर्मूले में ही नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना डायरेक्ट रिलेशन है, ना इनवर्स रिलेशन है, नो रिलेशन एट ऑल। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट के मास से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर किससे ताल्लुक है वो आगे का सवाल है, वो कुछ वक्त बाद बताऊंगा। फिलहाल इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और प्रूफ करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक वीडियो मैं आपके सामने अभी लगाऊंगा जिसमें हम एक बॉल और एक फेदर को थ्रो करेंगे। तो आप बताइए, एक बॉल और एक पंख जो हम फेंकते हैं ऊपर से नीचे, तो तब कौन नीचे आएगा? तो अब आप कहेंगे सर बॉल नीचे आएगा। तो यहाँ तो बात फेल हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। वो दोनों भी सेम स्पीड से नीचे आने चाहिए थे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी होनी चाहिए जो रफली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो फेदर है उस पर एयर का इफेक्ट होता है, बॉयंसी होती है, हवा का इफेक्ट होने की वजह से वो नीचे नहीं आ पाता उतनी तेजी से। लेकिन अगर उसी बॉल और फेदर को हम वैक्यूम में थ्रो करें तो देखिए क्या होगा। पहला केस ये है जिसके Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.
यहाँ एयर का इफेक्ट है। अब देखिए वैक्यूम में तो पता चला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट के मास से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हल्की चीज हो या भारी चीज हो, दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही होगी। दोनों उतनी ही तेजी से नीचे आएंगे, उनकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। अब एक क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के थिंक अबाउट इट सेक्शन का है, जो बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इज what would be the value of g on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now? अगर प्लेनेट का मास डबल हो जाए और रेडियस आधा हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पर इस फॉर्मूले से मिलती है। तो अगर प्लेनेट का मास m है, मास ऑफ द प्लेनेट इज m, और उसका रेडियस मतलब ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे है तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस फॉर्मूले से मिलती है। अब सवाल ये है कि अगर मास डबल हो जाए, मास m की जगह 2m हो जाए और रेडियस छोटा हो जाए, प्लैनेट पिचक जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए, यानी r/2 हो जाए, तो हमसे पूछ रहा है कि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। कंडीशन क्या है कि नॉर्मली अगर प्लैनेट का मास m और रेडियस r है तो इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलती है। मास डबल हो गया और रेडियस आधा हो गया, तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ लिखता हूँ। जो प्लैनेट का नया मास होगा उसे मैं mn कहता हूँ, वो पुराने मास का डबल है 2m, जिसको हमने ओरिजिनली m माना था। और जो प्लैनेट का नया रेडियस है, लेट अस से वो rn है, तो पुराने रेडियस का आधा है। और हमें क्या निकालना है? हमें नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है जो इन मासेस और रेडियस पर हुई। तो फॉर्मूला इज g इंटू मास, तो नया मास mn और रेडियस rn है। अच्छा, जहाँ जहाँ mn है वहाँ हम उसकी वैल्यू 2m करके लिख सकते हैं और rn की जगह पर r/2 द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये ऐसा मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो आगे सॉल्व करने पर हमें समझ में आएगा कि ये 2 टाइम्स g टाइम्स m हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा अल्टीमेटली r²/4 हो जाएगा। अब ये जो 4 है ऊपर चले जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स 8 टाइम्स gm/r²। लेकिन ये जो टर्म है ये तो जाना पहचाना है। ये क्या है? ये आपकी पुराने सिनेरियो में जो ओरिजिनल मास और रेडियस था उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो जो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई वो पुरानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 8 गुना हो गई, 8 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता चल गई। आई होप आपको ये समझ में आया। फिर से एक बार सुनिए कैसे सॉल्व किए। ओरिजिनल मास और रेडियस पर हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है किसी मास और रेडियस पर। मास डबल हो गया, रेडियस आधा हो गया, तो नए मास को हमने mn कहा और नए रेडियस को rn कहा, जो पुराने का डबल और पुराने का आधा। तो जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नए मास और नए रेडियस से मिलेगा। उसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो पता चलता है कि उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 गुना हो जाएगी।